नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी लोग राज्यों का पुनर्गठन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो हम ये जानेंगे कि जो राज्य थे उनको किस तरीके से भारत के अंदर शामिल किया गया। तो शुरू करते हैं। अभी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करना था और यह एक चुनौती थी। दरअसल जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। देश आजाद हो गया था भले ही, पर ऐसा नहीं था कि आजादी के बाद सब चीज हमारी क्लियर हो चुका था कि कौन सा जो राज्य है वो क्या बनेगा। अभी हमें क्या करना था कि जो अलग अलग जो सीमाएं हैं, हमारी आंतरिक जो सीमाएं हैं, जो भी स्टेट्स हैं उनकी क्या क्या बाउंड्रीज है, कितना किलोमीटर लंबा चौड़ा है, ये सब हमें तय करना था और एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी ये। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। और दरअसल क्या हुआ था कि जब हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, अभी जिनके भी हम गुलाम वगैरह थे, उस वक्त क्या किया था, उन लोगों ने अपने हिसाब से सीमाएं डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। उनको लगता था कि ये इस वाले पार्ट को इसके अंदर जोड़ देना चाहिए तो उन्होंने इसको जोड़ दिया। अगर इस वाले पार्ट को उनको लगता था कि इस पार्ट के अंदर जोड़ देना चाहिए तो वो इनको इसके पार्ट के अंदर जोड़ देते थे। अब क्योंकि हम आजाद हो चुके थे तो अब हमें खुद डिसाइड करना था कि किसको हम कैसे, इस पार्ट को इसके अंदर रखें या फिर इसके अंदर रखें, या अब हमें खुद तय करना था। तो यह ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया उतने क्षेत्र का एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। या फिर वो क्या करते थे ब्रिटिश सरकार कि जिनसे वो लड़ाई वगैरह करके जीत लिया करते थे उनको एक अलग मान लिया करते थे। अगर उसमें 4 राज्य इंक्लूडेड है तो उन चारों राज्य की जो सीमाएं हैं उनको एक कर दिया जाता था। रजवाड़ों के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है, प्रांतों की सीमा इस से भी तय होती थी। सीमा इससे भी तय होती थी कि राजा के पास कितना इलाका है, वो राजाओं के अंडर में रहेगा। ब्रिटिशर्स के पास कितना इलाका है, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में रहेगा। तो इस तरीके की जो सीमाएं हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का 1920 में अधिवेशन हुआ, मीटिंग बुलाई गई जिसमें यह माना गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के अधिकार पर होगा। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो अगर राज्य को बांटा जाएगा तो उनके भाषा यानी लैंग्वेज के बेस से हम राज्यों को डिवाइड करेंगे। ये तय हुआ कब? 1922 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। आजादी के बाद रजवाड़ों का मसला अभी भी अटका पड़ा था, क्योंकि आजादी के बाद हमें पता है कि कई सारे जो मसले थे, जैसे सौराष्ट्र हो गया, हमारा हैदराबाद हो गया, तो ये लोग भारत में आनाकानी कर रहे थे जुड़ने के लिए, तो अभी उलझा पड़ा था। और बंटवारे की घटना अभी ताजा थी, और बंटवारे के वक्त जो हमने प्रॉब्लम फेस की थी इंडिया और पाकिस्तान के वक्त, वो अभी भी ताजा थी। तो हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांतों का बंटवारा हुआ तो देश में अव्यवस्था फैल सकती है। तो उनको, हमारे जो नेता थे, उनको बहुत डर इस बात का था कि अगर हम भाषा के आधार पे अलग अलग स्टेट बनाएं तो ऐसे में क्या होगा कि देश के अंदर जो यूनिटी थी वो खत्म हो जाएगी। लोग आपस में लड़ने भिड़ने फिर से लगेंगे, और वो उनको लगने लगा कि जैसे भारत और पाकिस्तान का हाल हुआ, वही भारत के अंदर भी इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो सकती है। देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का ध्यान भटक सकता है। और हमारी जो मेन प्रॉब्लम है कि देश को कैसे आगे लिया जाए, कैसे गरीबी को कम किया जाए, कैसे जॉब्स को ज्यादा लेकर आया जाए देश के अंदर, एजुकेशन की फैसिलिटीज को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इन जो मैटर्स है इनसे हमारा ध्यान हट जाएगा और ये लड़ाई झगड़े वाले में ही हमारा ध्यान फंस जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं चाहती थी कि उनका ध्यान हटे। वो चाहती थी कि जो हमारे सामाजिक और जो आर्थिक चुनौतियां हैं, जो गरीबी है, उसको कम किया जाए, देश को और डेवलप किया जाए, इस पे ध्यान टिका रहा। ऐसे में आगे क्या हुआ? ऐसे में इस स्थगित करने का फैसला हुआ। ऐसे में डिसाइड किया गया कि अभी तो हम भारत जो देश है उसको भाषा के आधार पे अभी तो बांटना बेवकूफी होगी। लीडर्स को ऐसा लगा। पर मद्रास जो प्रांत है उसमें तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध हुआ। मद्रास का जो इलाका है वहां पे जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। उन लोगों ने कहा कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, इसको स्थगित नहीं कर देना चाहिए, बल्कि भाषा के आधार पे बांट देना चाहिए। पुराना जो मद्रास था
पुराने मद्रास में आज के तमिलनाडु आते हैं। अगर पुराना मद्रास देखा जाए तो तमिलनाडु का क्षेत्र आता है, आंध्र प्रदेश का आता है, ये सब शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल और कर्नाटक में है। तो आप सोच सकते हो कि जो पुराना मद्रास है वो कितना बड़ा है। तमिलनाडु में भी था, आंध्र प्रदेश में भी उसका हिस्सा है, केरल और कर्नाटका में भी उसका हिस्सा था मद्रास का। हालांकि अब तो डिवाइड हो चुके हैं। विशाल आंध्र आंदोलन, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया था। आंध्र आंदोलन क्या है अगर पूछा जाए या डेफिनेशन पूछा जाए एमसीक्यू वगैरह में, कई सारी डेफिनेशन दी गई है। तो आंध्र आंदोलन क्या था? आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन था, कि वो चाहते थे कि जो आंध्र आंदोलन है, आंध्र प्रदेश से कोई एक अलग राज्य बना दिया जाए। ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तो मद्रास के अंदर जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे, उनके लिए एक आंध्र प्रदेश बनाया जाए, उनसे अलग कर दिया जाए और एक नया आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषीय पुनर्गठन के पक्ष में थी और सभी लोग इस बात से सहमत थे कि मद्रास से जो आंध्र प्रदेश है, मद्रास के अंदर एक हिस्सा हमें आंध्र प्रदेश का निकाल देना चाहिए। और सभी लोग इस बात के लिए सहमत थे कि आंध्र प्रदेश जो है एक स्टेट बनना चाहिए। ऐसे में क्या हुआ, केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी। वो बड़ी कंफ्यूज थी कि करें कि ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम हमें पता ही कि वो ऐसा क्यों सोच रही थी। और उसकी इस मनोदशा से आंदोलन ने जोर पकड़ा, क्योंकि वो कंफ्यूज थी कि किया क्या जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ, जो आंदोलन है वो तेजी से फैलने लगा। कांग्रेस के नेता जो थे और दिग्गज गांधीवादी मतलब जो पोटिटी श्री रामुलु इनका नाम है, जो दिग्गज, इन्हें गांधीवादी भी कहा जाता है। इट मीन्स कह सकते हो गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बहुत ही ज्यादा प्रेरित थे। तो इसे इनका नाम था श्री रामुलु। ये गांधी जी के दिग्गज गांधीवादी थे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ गए। इन्होंने कहा कि जब तक आप इस मैटर को सॉल्व नहीं करोगे तब तक मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। 56 दिनों तक भूख हड़ताल की और उसके बाद मृत्यु हो गई, मतलब कुछ खाए पिए नहीं, और 56 दिनों के बाद उनकी क्या हो गई, श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। ऐसे में आंदोलन बहुत तेजी से फैला, इससे बड़ी अव्यवस्था फैल गई और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। ऐसे में जो मद्रास प्रांत है और जो आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है, वहां पे घटनाएं होना शुरू हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। उन्होंने कहा कि बाहर निकले वो। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। और इस फायरिंग में क्या हुआ, जब दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को मार रहे तो कई सारे लोग मारे गए। इसमें मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट को इस्तीफा दे दिया। और मद्रास के अंदर जो अनेक जो विधायक थे, उन्होंने कहा ये गलत हुआ, उनको मरना नहीं चाहिए था, गवर्नमेंट को उनकी बात को मान लेना चाहिए था ताकि वो हमारे बीच आज होते। तो ऐसे में उन लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया अपनी बात रखते हुए। आखिरकार 1952 में दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने घोषणा कर दी 1952 के दिसंबर में। प्रधानमंत्री ने किया ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, जो हमारा मद्रास इलाका है उसमें से हम आंध्र प्रदेश को अलग कर देंगे। ठीक है, अब तो खुश। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। जैसे ही उनकी डिमांड को माना गया, प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने का दर्जा दे दिया। तो सेम उसी तरीके से क्या हुआ कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो भी इस तरीके की डिमांड करने लगे कि हमको भी एक अलग, हमारे इलाके को भी एक अलग राज्य बना दो। इन संघर्षों से बाद होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। तो फाइनली केंद्र सरकार को एक कमीशन बिठानी पड़ी जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। बेसिकली इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। मतलब ये गठन है वो देखेगा कि किस इलाके को इस इलाके को इसमें देना चाहिए, इसमें देना चाहिए, इनकी सीमाएं कैसी, बाउंड्रीज तय किया जाना चाहिए, कौन सा इलाका उसमें आएगा, दूसरे स्टेट में आएगा, कौन सा इलाका इस स्टेट में आएगा। इस तरीके की कामकाज का उनका था, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका क्या सोल्यूशन है, इस तरीके की वो रिपोर्ट वगैरह देनी थी। अब हुआ क्या कि इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। तो इसने जो रिपोर्ट दी कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो उसके तहत एक अधिनियम पास हुआ।
इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य बना दिए गए, जैसा इस रिपोर्ट में कहा गया। 14 राज्य बना दिए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। केंद्र शासित जिसमें पूरी तरीके से वो राज्य के कंट्रोल में नहीं होती, राज्य पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है, पर केंद्र के अंदर सीएम भी रहता है और जो पीएम होता है उनका भी थोड़ा रोल होता है, मतलब रोल दोनों का होता है। लेकिन इसमें मेन ज्यादातर जो पावर्स है वो राज्य को दे दी गई। जैसे दिल्ली के अंदर के जो अभी के सीएम है उनके पास पावर्स तो है, पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास भी पावर्स है। पर बिहार के अंदर चले जाओगे तो बिहार के अंदर ऐसा नहीं है। एक बड़ी चिंता थी कि राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने पर देश में एकता टूट जाएगी, अलगाववाद की भावना पनपेगी। तो सबसे बड़े जो लीडर्स को वो इसी वजह से क्या कहते हैं, देश के अंदर अलग अलग भाषा के आधार पे राज्य नहीं बना देते, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि देश टूट जाएगा, देश का बंटवारा हो जाएगा, देश में अलगाववाद की भावना आ जाएगी, लोग एक दूसरे को मारने पीटने पे दौड़ उठेंगे। पर क्या ऐसा हुआ? पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बल्कि देश के एकता और बढ़ गई और देश की जो यूनिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई। बल्कि इसका रिजल्ट ये हुआ और ऐसा एक्चुअल में हुआ भी। अब देखा जाए तो ये आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहां से आपका एमसीक्यू पूछ सकता है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, 1966 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 1972 मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 1987 अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, 1963 नागालैंड, 2000 झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड कह लीजिए। ये सब स्टेट बनाए गए इस साल को, इस ईयर को ये स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये आप याद कर लीजिएगा, आप इसे नोट डाउन अपने कॉपी में जरूर, जहां पे भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और अब आपको क्या करना है, आंध्र प्रदेश यानी जो आंध्र के अंदर जो तेलंगाना है उसको कब बनाया गया, और लद्दाख उसको कब फॉर्म में किया। लद्दाख का तो अभी रिसेंटली हुआ है, तेलंगाना को मतलब ये भी रिसेंट है लेकिन कई साल हो चुके हैं, तो अभी बहुत ताजा है। तो इन दोनों का आपको सर्च करना है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, इन दोनों में से किसी एक का भी पता है तो आप क्या करिए, उसको कमेंट पे बता दीजिए और मैं उसको पिन करूंगा। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो भी इसकी जरूर देखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।